Hello everyone, I welcome you on my channel Schooling Guide, and in today's video lecture we are going to read about Akbar. Akbar, we were reading the chapter Mughal Empire and Mughal Empire में हम पढ़ने वाले हैं अकबर की पॉलिसीज़ के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं उसके प्रोविंसेस के बारे में, मनसबदारी सिस्टम क्या है और जागीरदारी सिस्टम उससे किस तरह कनेक्ट है, ये सारी चीज़ें आज की हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नॉट ओनली इन 6th 7th 8th क्लास बट आगे भी ये मेडिवल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बड़ी क्लासेस में आ जाएंगे या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तब भी ये आपके काम आने वाले टॉपिक हैं, इसलिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इन सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अकबर की पॉलिसीज़ क्या थी। तो अकबर की पॉलिसीज़ क्या थी? अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना, उसकी टेरिटरियल एक्सपेंशन की पॉलिसीज़ थी। उसके बाद उनको कंसोलिडेट करना और उनको इनकॉर्पोरेट करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और उसने जीता। अभी जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो हुमायूं था तो हुमायूं ने गुजरात पे कब्जा कर लिया था बहादुर शाह की जगह पे, और फिर वो पीछे से आया और वापस उसने जो है अपना वापस ले लिया। तो इस तरीके से अकबर उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखता था, उनको कंसोलिडेट करके रखता था और फिर इनकॉर्पोरेशन करता था उनका। तो ये बात तो हो गई उसकी पॉलिसीज़ की। उसकी एक क्रॉनिकल है, ऑफिशियल क्रॉनिकल है वो अकबरनामा, वहाँ से हमें अकबर के बारे में, उसके रीज़न के बारे में, उसकी पॉलिसीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकबर की प्रोविंसेस की। प्रोविंसेस क्या है? तो प्रोविंसेस है तो अकबर की जो टेरिटरी है तो अकबर ने उन्हें 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये हैं वो 12 हिस्से। ये पूरा जैसे उसका जो पूरा एरिया है उसने उसको 12 भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे इंडिया है तो इंडिया में स्टेट हैं, ठीक वैसे ही उसने जो है उनका प्रांत बना दिए अलग अलग। तो प्रांतों को सूबा कहा गया और सूबों को फिर उसने डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया तो उनको सरकार कहा गया। अब सरकार को फिर आगे तहसील और इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया तो वो बाद में परगना कहलाए या माहल कहलाए। ठीक है, तो इस तरीके से उसका डिवीज़न हो गया उसकी पूरी टेरिटरी का। तो अब ये बात हो गई उसके डिवीज़न की। अच्छा, एक चीज़ और थी, 12 थे लेकिन उसके बाद जब उसने डेक्कन पे भी कब्जा कर लिया था तो वहाँ से 3 और बढ़ गए थे। वो था बैरर, खंदेश और एक अहमदनगर और था। तो इस तरीके से उसकी आगे जाके और भी बढ़ गए थे। तो इस तरीके से उसकी टेरिटरी एक्सपेंड हो रही थी। और किस वजह से एक्सपेंड हो रही थी? क्योंकि उसकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी। अब आर्मी के बारे में ही हम आगे थोड़ा और पढ़ने वाले हैं कि जो उसने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था मनसबदारी, आखिर उसका पर्पज़ क्या था। उसका पर्पज़ यही था कि मेरी आर्मी एक तरीके से तैयार, रेडीमेड आर्मी मेरी तैयार है इस मनसबदारी सिस्टम के थ्रू। तो देखिए इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम। तो मनसबदारी इन 1571 अकबर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम। तो ये डेट भी आप याद रख लेंगे कि 1571 में अकबर ने मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा था। और इसमें क्या था? द वर्ड मनसब, मनसब वर्ड जो है वो अरेबिक भाषा का है जिसका मतलब होता है रैंक। मनसब का मतलब होता है रैंक, यानी कि जो मनसब होती थी वो रैंक होती थी। जैसे आज भी होती है, हर डिपार्टमेंट में रैंक होती है कि ये चपरासी है या इसके ऊपर ये क्लर्क है या इसके ऊपर ये ऑफिसर है ना, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो इसी तरीके से रैंक, तो वहाँ पे रैंक हुआ करती थी, उसे मनसब कहते थे। मनसब अरेबिक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पोजीशन। तो मनसबदारी सिस्टम अकबर ने इंट्रोड्यूस करा था। अकबर ऑफिशियल इंक्लूड, अब अकबर के जो ऑफिशियल थे, मतलब जो अकबर के सर्वेंट्स थे, ऑफिशियल थे उसके, उनमें ईरानी भी थे, तुरानी भी थे, इंडियन मुस्लिम भी थे, अफगान्स और राजपूत थे। और बाद में जो है उसने मराठाओं को भी रिक्रूट करा था अपनी टीम में। ठीक है, तो इस तरीके से सभी लोग थे वहाँ पर। और द ऑफिसर ज्वाइनिंग द मुगल सर्विसेज वर नोन एज मनसबदार। तो अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मनसब होती है एक रैंक, और जो मुगल आर्मी को ज्वाइन करते थे या उनकी कोई पोस्ट होती थी वहाँ पर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में तो उसको कहा जाता था मनसब। ठीक है, तो ऑफिशियल ज्वाइनिंग द मुगल सर्विसेज, मुगल सर्विसेज अगर वो ज्वाइन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? मनसब कहलाएंगे। मनसब डिनोट 3 थिंग्स, मनसब डिनोट करते हैं 3 चीज़ें, बताते हैं मनसब क्या होता है। देखिए, इट डिटरमाइन द स्टेटस और रैंक ऑफ अ होल्डर। तो इसमें भी रैंक होती थी। अब जैसे 2000 मनसब, 4000 मनसब, 5000 मनसब, 7000 मनसब, 5 तक होता था, 10 से, और उसके बाद फिर बढ़ा भी दिए गए थे। तो इस तरीके से मनसबदारी जो थी, जो मनसब जो रैंक होती थी तो उसी की जो फिर मनसबदारी होती थी। ठीक है, तो इट डिटरमाइन द स्टेटस और रैंक ऑफ अ होल्डर, होल्डर की रैंक कि वो कितने मनसबदारी का, मतलब वो उसकी मनसबदारी कितने हजारी है, 2000 है, 4000 मनसब है, क्या कैसे, तो वो होता था। ठीक है,
इसमें हायरार्की होती थी, मतलब जैसे छोटा बड़ा फिर उससे बड़ा, उसी हिसाब से फिर उसे सवार दिए जाते थे, उसी हिसाब से फिर उसे कैवलरी मैन दिए जाते थे, जिसको उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, उस ऑफिशियल को मेंटेन करना पड़ता था। इट फिक्स द पे ऑफ द मनसबदार। अब मनसबदार की रैंक के हिसाब से कि उसकी रैंक कितनी बड़ी है, उस हिसाब से ही उसे सवार दिए जाते थे और उसी हिसाब से उसे पे दी जाती थी। आजकल भी आपने देखा होगा जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं तो वहाँ रैंक के हिसाब से ही सैलरी दी जाती है। जितना छोटा आदमी उतनी कम सैलरी, जितना बड़ा आदमी उतनी ज़्यादा। प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा ही होता है। तो ठीक वैसे ही सिस्टम वहाँ पर भी था कि जितनी बड़ी मनसबदारी और उतनी ही बड़ी सैलरी, लेकिन उतना ही बड़ा काम और उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। ठीक है, चलिए और देखते हैं। इट फिक्स द specified number of सवार with horse and equipment that the मनसबदार had to maintain। इट फिक्स द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार, ये फिक्स करता था, मतलब सैलरी तो बढ़ गई, उसके साथ सवार भी उसी हिसाब से होंगे और हॉर्सेस भी दिए जाएंगे, सवार के लिए हॉर्सेस भी चाहिए, और उसके अलावा इक्विपमेंट जो उसे लड़ने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो भी दी जाएंगी। उससे सबको किसको मेंटेन करना है? मनसबदार को मेंटेन करना है। अब भाई मनसबदार उसे क्यों मेंटेन करेगा वो हम, अब मैंने कहा कि जागीरदारी मनसबदारी के साथ कनेक्ट है, तो वो अभी हम देखेंगे क्यों। तो उसको मनसबदार को, जो वो हॉर्स हैं, वो कैवलरी मैन हैं या फिर वो घोड़े हैं या इक्विपमेंट हैं, वो सारी व्यवस्था करके देने की जिम्मेदारी एक तरीके से अकबर की आर्मी तैयार खड़ी है। अगर उसका कहीं युद्ध हो रहा है तो उसे तुरंत से बस उसे बताना है कि भैया तुम मेरे लिए इतने सवार भेज दो या फिर इतने कैवलरी मैन भेज दो। ठीक है, तो बस इतना करना था उसे, उसकी आर्मी तैयार खड़ी थी। और यही वजह थी कि अकबर के जो टेरिटरियल एक्सपेंशन था वो बढ़ रहा था। ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, मनसबदारी। ठीक है, अब देखिए, इट फिक्स द स्पेसिफाइड नंबर। मैंने आपको बताया द रैंक एंड सैलरी ऑफ मनसबदार वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कार्ड जाट। अब ये जाट और सवार दो लोग होते थे। जाट वो लोग होते थे जो सवार्स को अपने पास रखते थे, उन्हें मेंटेन करके रखते थे, और जब राजा को यानी कि रूलर को उसकी ज़रूरत होती थी तो वो उनको वो देते थे, है ना, कि वो राजा उनको मांगता था तो वो उसको समय देते थे। तो उनकी सैलरी भी उसी तरीके से, जितने ज़्यादा सवार आप रखोगे या जितनी बड़ी आपकी रैंक होगी, तो जाट का मतलब हो गया जैसे 5000 मनसबदारी, 2000 मनसबदारी, 4000 मनसबदारी, तो जितना नीचे चलेंगे उतनी छोटी जाट हो जाएगी और जितना ऊपर चलेंगे उतनी बड़ी जाट हो जाएगी। तो ये सिस्टम था मनसबदारी का। मनसब मतलब रैंक, और जो उसे रैंक मिली हुई है वो हो गई मनसबदारी। ठीक है, तो वो जैसे सूबेदारी तो वैसे ही मनसबदारी। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब उसमें जो है रैंक के साथ उसकी दारी वर्ड और ऐड कर दिया गया है। तो मनसब मतलब रैंक और मनसबदारी मतलब जिसकी वो रैंक है तो वो मनसबदार कहा जाएगा। वो पर्टिकुलर व्यक्ति को मनसबदार कहा जाएगा, और जाट से ये पहचाना जाएगा कि वो मनसबदार की उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी कि वो 2000 मनसबदारी है उसकी, या 4000 मनसबदारी है उसकी, या 5000 मनसबदारी है उसकी। जो भी उसकी मनसबदारी है तो उसी तरीके से उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, उसकी रेपुटेशन उसी हिसाब से बढ़ेगी। तो ये बात हो गई मनसबदारी की। अब इनके मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ी बात करते हैं। अकबर ऑल्सो गेव अ न्यू शेप टू द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर ने जो अपना मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था उसे भी थोड़ा सा, जो पहले से चला आ रहा था उसे थोड़ा सा उसके अंदर बदलाव लाया, उसे थोड़ा इवॉल्व करा। अब उसने क्या करा? ही गेव मनसब टू बोथ मिलिट्री एंड सिविल ऑफिसर्स। उसने मनसब में, मनसब मतलब जो मनसब रैंक थी उसमें मिलिट्री भी थी और सिविल ऑफिसर्स भी थे। और वो किस बेसिस पे देता था? वो इस बेस पे देता था, उनकी मेरिट के बेस पे, उनकी योग्यता के बेस पे, उनके कैलिबर के बेस पे कि वो क्या कर सकते हैं। अब जैसे टोडरमल था तो टोडरमल वैसे तो वो 9 जेम्स में भी था उसके दरबार में, लेकिन वो जो है उसका रिवेन्यू मिनिस्टर था, क्योंकि वो जानता था कि अच्छे से इसको समझ है कि किस तरीके से, क्योंकि अलग अलग तरीके की लैंड होती है। अगर सबसे एक जैसा टैक्स ले लेंगे तो फिर लोग गुस्सा हो जाएंगे कि किसान परेशान हो जाएंगे राजा से, है ना, और फिर जो है उसके बारे में भला बुरा सोचेंगे, उसको जो है फेवर नहीं करेंगे। तो फिर इसीलिए फिर उसने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया कि उसने टैक्स जो है अलग अलग तरीके के, ऐसा नहीं है कि सबसे एक सा टैक्स लिया, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी वहाँ ज़्यादा टैक्स और जो बंजर ज़मीन थी वहाँ पर कम टैक्स। तो इस तरीके से बहुत सोच समझ के उनकी मेरिट के बेस पे या फिर उनकी समझदारी के बेस पे, उनकी पोटेंसी के बेस पे उन्हें जॉब दी जाती थी। ये बात हो गई। अब उसके बाद अकबर क्रिएटेड 66 ग्रेड इन हिज मनसबदारी सिस्टम। अकबर ने अपनी पूरी मनसबदारी सिस्टम में 66 ग्रेड क्रिएट करे थे। द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अकबर अंडरवेंट मैनी चेंजेस ड्यूरिंग हिज रूल। ऐसा तो हमारे साथ भी होता है, कई बारी हम कुछ करते हैं, जैसे मैं भी इफ़ आई एम अ टीचर तो कई बारी मैं कोई कुछ रूल बनाती हूँ क्लास में बच्चों के लिए, तो मुझे अगली बार लगता है कि अरे नहीं ऐसा नहीं करते, नेक्स्ट टाइम इसमें थोड़ी परेशानी आती है तो चेंज करना पड़ता है। तो ठीक, वो तो इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना और बड़ी बात नहीं थी, तो अकबर को कई बारी से बदलाव भी लाने पड़े, चेंज भी करना पड़ा था। द ऑफिशियल अंडर द मनसबदार टू केयर ऑफ
ऑल फॉलोइंग नीड ऑफ द सोल्जर। तो अब ये जो मनसबदार हैं इनकी क्या मतलब इनकी जो पॉलिसीज़ हैं या फिर इनका जो काम है, इनकी जो जिम्मेदारी है वो क्या है कि इनके अंडर में जो सवार आते हैं तो उन सवार, जैसे घोड़े हैं तो घोड़ों की घास की या जो भी उनका खाना चना जो भी खाते होंगे वो सारी व्यवस्था देखना। जो सवार हैं अगर वो युद्ध में लड़ते लड़ते इंजर्ड हो गए हैं तो उनका ट्रीटमेंट करवाना, या फिर उन्हें कोई और सुविधा देने की ज़रूरत है तो वो देना, उनको फ्री राशन देना, या फिर उनको अगर बहुत चोट लग गई है तो जैसे मैंने अभी बताया उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना, उनकी देखभाल करना, उन्हें फिर से तैयार करना युद्ध के लिए, ये सब। और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है पिछले युद्ध में तो उसके लिए उन्हें अवार्ड देना, ये सब जिम्मेदारी किसकी होती थी? ये सब जिम्मेदारी मनसबदार की हुआ करती थी। तो मनसबदार का ये काम होता था। अब सवाल ये उठता है कि ये सब वो क्यों करेंगे, तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब वो क्यों करेंगे। ठीक है, तो अब हमने 3 टॉपिक कवर करे कि अकबर की पॉलिसी क्या थी। तो अकबर की पॉलिसी थी कि वो सबसे पहले तो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करें, उसके बाद फिर उसको कंसोलिडेट करते हुए इनकॉर्पोरेट करें। ठीक है, अब उसके बाद डिवीज़न के बारे में बताया, 12 थे, बाद में 3 और बढ़ गए थे और उसके बाद और भी बढ़े। अब मनसबदारी सिस्टम मैंने आपको बताया, मनसब रैंक होती है और मनसबदार वो लोग होते हैं जिनकी वो रैंक होती है। उसके बाद मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया कि जो मनसबदार होते थे उनकी जिम्मेदारी होती थी कि जो सवार होते थे सवारों का ध्यान रखना, उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाना। अब इस सब का पैसा कहाँ से आता था? अब जागीरदारी सिस्टम इस बात को यहाँ पर रिलेट करता है, वो अब हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो देखिए जागीरदारी सिस्टम क्या है। ड्यूरिंग अकबर्स रीजन, अकबर के रीजन में, रीजन तो आप जानते हैं अकबर के रीजन में द मनसबदार वर पेड इन कैश और इन द फॉर्म ऑफ जागीर। अच्छा, अब अकबर जो था तो जो मनसबदार थे तो कई बार उन्हें जागीर दे दिया करता था। कई बारी भाई नई व्यवस्था है कि वो सबको पे कर पाए तो वो जागीर दे दिया करता था, और कई बारी वो उन्हें डायरेक्ट पे भी करता था, कैश पे कर दिया करता था। अब जागीर का मतलब ये नहीं था कि जागीर उनकी हो गई, जागीर का मतलब ये था कि जो पूरा थोड़ा सा पार्ट अकॉर्डिंग टू देयर रैंक, अकॉर्डिंग टू देयर जाट, उनकी जाट के हिसाब से ही उन्हें ज़मीन दी जाती थी। सिर्फ इतना ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता था ताकि वो अपने घोड़े, अपने कैवलरी मैन का खर्चा उठाने के बाद और उसके बाद उतना ही उन्हें बच पाए जितनी उनकी सैलरी होनी चाहिए। ठीक है, तो जागीर ये होती थी, तो उन्हें या तो कैश दे दिया या फिर इतनी जागीर दे दी कि उससे जो रिवेन्यू कलेक्ट वो लोग करेंगे या अपने सर्वेंट से करवाएंगे तो उनके लिए वहाँ रहना या खुद जाके रिवेन्यू कलेक्ट करना कंपलसरी नहीं था। वो किसी मतलब कोई सर्वेंट रख सकते थे या अपना कोई भी एक ऐसा मुखिया रख सकते थे जिससे वो इसे करवा सके। बस वहाँ पे उनका होल वो लोग इंचार्ज होते थे उसके, बस उस जागीर के, जब तक वो उनके पास है तब तक। द होल्डर ऑफ द जागीर वॉज कॉल्ड जागीरदार, और उस जागीर का जो उस समय होल्डर होता था जिसको जागीर सौंपी गई है तो उसे जागीरदार कहा जाता था। द रिवेन्यू फ्रॉम दीज जागीर वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार। तो इनकी जागीर से जो रिवेन्यू आता था, जो टैक्स आता था, वो लगभग इतना ही होता था जितनी इनकी सैलरी होनी चाहिए। अकबर सक्सीडेड इन गेटिंग द सपोर्ट ऑफ चीफटेन्स एंड देयर आर्मी फॉर न्यू कॉन्क्वेस्ट। अब इस तरीके से जो चीफटेंस होते थे, जो मुख्य लोग होते थे, उनकी हेल्प लड़ाई के समय अकबर को मिल जाती थी। कैसे मिल जाती थी कि आर्मी तैयार खड़ी है, उसके बारे में नहीं सोचना है, घोड़े तैयार खड़े हैं और कैवलरी मैन तैयार खड़े हैं, सवार तैयार खड़े हैं, सब कुछ तैयार है। बस एक बार बोलना है कि जी टोडरमल जी, या आप मेरे लिए इतने घोड़े भेज दो और इतने आदमी भेज दो, मुझे युद्ध के लिए चाहिए। ठीक है, तो वो टेंशन नहीं थी अकबर की। तो इसकी इस तरीके से आर्मी स्ट्रांग हो रही थी, और एक राजा को क्या चाहिए युद्ध जीतने के लिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आर्मी। तो ये बात हो गई आर्मी की। तो अकबर सक्सीडेड इन गेटिंग द सपोर्ट ऑफ चीफटेन्स एंड देयर आर्मी फॉर न्यू कॉन्क्वेस्ट। तो इस तरीके से उसे यहाँ से हेल्प मिल जाती थी। एज पार्ट ऑफ मुगल नॉबिलिटी देयर हेल्प वाज ऑल्सो अवेलेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग अ लार्ज एम्पायर, क्योंकि वो नॉबिलिटी का पार्ट होते थे और वो क्योंकि उन्हें वहाँ सम्मान मिलता था तो इसीलिए वो ये सब खुशी खुशी करते थे वो सब लोग। उसके बाद इन एडिशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद दैम इंश्योर पीस इन द एम्पायर। अब उन्हें खुशी मिलती थी कि हमारी ये जागीर है या यहाँ पर हम यहाँ के होल इंचार्ज हैं, तो उन्हें अच्छा लगता था और वो अपने आप को एक एम्पायर का पार्ट मानते हुए खुशी खुशी बड़े फ्रेंडली और रिलेशनशिप रहते थे उनके अकबर के साथ, और ये सब करते थे। एट द सेम टाइम द चीफटेन ऑल्सो बेनिफिटेड, और इससे जो है चीफटेन जो होते थे उनको भी, जो मेन लोग होते थे उनको भी बेनिफिट मिल जाता था। क्या बेनिफिट मिल जाता था? कि जो उन्हें टेरिटरीज मिली हुई हैं वो वहाँ के होल इंचार्ज हैं तो उन्हें भी एक अच्छी फील होती थी, अच्छा लगता था कि इसको ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारा है, यहाँ पर हमें अपने तरीके से काम करना है। ठीक है, इन एडिशन दे रिसीव जागीर एंड मनसब, और बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? टेरिटरी मिल रही है, जागीर मिल रही है, और जागीर के साथ उन्हें मनसब मिल रही है। मनसब मतलब उन्हें रैंक मिल रही है। तो इस तरीके से वो लोग खुश रहते थे। अब ऑफन दे गॉट टेरिटरीज इन जागीर बिगर देन देयर किंगडम, और कई बारी तो
ऐसा होता था कि उनको जो टेरिटरी मिलती थी एज अ मनसब, उनकी मनसबदारी के हिसाब से, उनकी रैंक के हिसाब से, उनकी जाट के हिसाब से वो इतनी ज़्यादा होती थी कि उनके कई बार तो उनके किंगडम से भी बड़ी हो जाती थी वो, ठीक है। तो इसलिए वो सब लोग बहुत खुश रहते थे और अकबर के फेवर में रहते थे। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैम विथ सिक्योरिटी अगेंस्ट एनिमी एंड रेबेलियन, और इस तरीके से उन्हें जो है रेबेलियन से, मतलब जो उनके विद्रोही लोग होते थे उनसे, और उनके जो एनिमीज़ मतलब जो उनके शत्रु होते थे उनसे भी उन्हें सुरक्षा मिल जाती थी। तो ये हमने पढ़ा मनसबदारी और जागीरदारी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था और बहुत इंपॉर्टेंट भी था। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे लैंड रिवेन्यू सिस्टम की, किस तरीके से टोडरमल ने क्या व्यवस्था बनाई थी, किस तरीके से लैंड पे जो रिवेन्यू था उसे बांटा गया था कि एक जैसा रिवेन्यू सब जगह से ना लिया जाए, क्योंकि सब जगह ज़मीन एक जैसी नहीं है। तो वो सारा कुछ हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो उनके ऑफिशियल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और अकबर की रिलीजियस पॉलिसी। आई थिंक ये 2 और 3 दिन और ले लेगा ये चैप्टर, और उसके बाद हम जाएंगे ज्योग्राफी का चैप्टर एयर, ठीक है। उसके बाद फिर मैं पूछूंगी आपसे कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे कल या फिर उसके बाद, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड करती हूँ। टिल देन बाय एंड थैंक यू एवरीवन।